हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे जो कि क्लास 6 का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर का ही एक पार्ट है। इस वीडियो में आज हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में जो कि फर्स्ट पार्ट मैंने इसी चैप्टर का स्टार्ट किया था, उसमें हमने सीखा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, टॉर्च का डेमो देखा था, इलेक्ट्रिक सेल का डेमो देखा था और बल्ब की लेबलिंग देखी थी। तो इस वाले पार्ट में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे ज़रूर देखिएगा बच्चों, तभी आपको आगे का पार्ट समझ आएगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होता है? कभी भी आप किसी भी चीज़ को बिजली के किसी भी अप्लायंस को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है और वो वर्क करना शुरू कर रहा है, काम करना शुरू कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू ही हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। ओके ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया एक तरह से, और इसमें से कंटिन्यू इस पोजीशन में कंटिन्यू एक एनर्जी फ्लो हो रही है जिसकी वजह से बल्ब ऑन हो रहा है या ग्लो कर रहा है। अगर इसको हम बीच में से ब्रेक कर दें तो क्या होगा? क्या उसमें से एनर्जी आगे पास ऑन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका ये पाथ टूट जाएगा या टूट गया है। ठीक है, तो वो आगे एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगी। और इसी में इलेक्ट्रिक स्विच होता है। ठीक है, जब ये खुल जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक जितना भी उसमें करंट फ्लो हो रहा था वो आगे नहीं जा पाएगा। ओके, तो अगर ये स्विच इस तरीके से इसके साथ मिला दिया जाएगा तो वापस से करंट पूरा फ्लो होगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। ओके, नाउ come to the detail point. When you connect the two ends of the cell to a bulb using copper wires, वो हम जिसके अंदर कॉपर वायर्स लगे हुए हैं, जब उसको कनेक्ट करते हैं दोनों साइडों से वायर से कनेक्ट किया जाता है तो बल्ब जलने लगता है, जैसा कि आपने पिक्चर में भी देखा। जैसे ये बल्ब हो गया, ये सारा जो जा रहा है रेड पार्ट का, ये सब वायरिंग है, वायर्स है, और यहाँ पर ये सेल है। अब दोनों साइड में बेटा यहाँ पर सेल के भी दोनों साइड से वायर्स को कनेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका भी कैसे हो रहा है आगे? क्योंकि ये एक पाथ प्रोवाइड, बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड अ पाथ फॉर। अब एक पाथ बना लिया गया है, लेकिन किसके लिए बनाया? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से बह सके, निकल सके। कैसे होता है वो भी? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द बल्ब। पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इसे हम बार बार देखेंगे। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ ये नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये एक पाथ बन गया है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, सच अ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अ सर्किट। अब जो ये पाथ बनाया गया था, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, इसमें डायग्राम में भी दे रखा है, जो ये पाथ बना था बच्चों, यही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। इसी को हम सर्किट बोलते हैं। व्हेन द सर्किट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सर्किट है या क्लोज्ड सर्किट है। इसे दोनों नाम से हम जान सकते हैं। डज द बल्ब ग्लो इफ़ यू डिस्कनेक्ट वन ऑफ द वायर फ्रॉम द सेल और ब्रेक वन ऑफ द वायर? क्या आप ये जो सर्किट बन रहा था, इस सर्किट में से क्या आप अगर एक चीज़ को, एक जगह से आपने वायर को तोड़ दिया या सर्किट ब्रेक हो गया, तो क्या बल्ब ग्लो हो पाएगा?
नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए इसमें सर्किट पूरा पैक है, यानी चल रहा है, कवर है। तो लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो गया बीच में से। जैसे बच्चों एक रोड को दूसरी रोड से हम पुल से ब्रिज से जोड़ते हैं और हम उससे ब्रिज के थ्रू दूसरी रोड पर पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर वो ब्रिज टूट जाएगा तो क्या हम दूसरी जगह पर पहुँच पाएंगे? नहीं। लेकिन इसी तरह से करंट का होता है। अगर करंट का ये पाथ बीच में से ब्रेक हो जाता है कहीं से भी, तो करंट आगे फ्लो ही नहीं हो पाएगा, और जब आगे फ्लो नहीं हो पाएगा तो करंट बल्ब तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से करंट बल्ब में नहीं पहुंचेगा तो बल्ब भी नहीं ग्लो करेगा। ओके, अब क्लियर हुआ आपको कि अगर हमारा ये पूरा पाथ कवर है तो वहाँ पर करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर बीच में से ब्रेक है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब आगे लेते हैं, इसी को हम जो कवर पूरा पाथ कवर है तो उसी को हम क्लोज्ड बोलते हैं। Does it not? Because the path of the current is now obstructed and it cannot longer flow through the wire. जिसमें से करंट पास ही नहीं हो पाएगा तो वो बिजली ही नहीं मिल पाएगी बल्ब को, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम ब्रोकन या फिर ओपन सर्किट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है स्विच। स्विच है हमारा। सबसे पहले तो हमें ये बताइए आप कि आप किसी भी चीज़ को अपने घर में किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड पर जो लगा हुआ होता है, बटन्स वगैरह होते हैं, तो आप फैन, कूलर, एसी या फिर कोई भी आप अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो आप किस चीज़ को यूज़ करते हैं जिससे कि उसके अंदर करंट फ्लो हो? तो वो क्या है? स्विचेस है। स्विचेस कैसे होते हैं? स्विचेस इस टाइप के होते हैं जिसे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ओके, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। द स्विच, व्हेन यू वांट टू पुट ऑफ द लाइट और फैन, जब आपको लाइट या फैन बंद करनी है, ऑन करनी है, तो आप क्या करते हैं? स्विच का यूज़ करते हैं। द स्विच दैट यू यूज़ फॉर दिस पर्पस वर्क्स बाय ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। अब ये किस पर्पस से यूज़ हो रहा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक करने का काम किया जा रहा है, यानी बंद करना है, खोलना है, इस वजह से। द स्विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप ये बताइए, अगर आप फ़ैन ऑन कर रहे हैं, लाइट ऑन कर रहे हैं, तो क्या आप बार बार ऑन और ऑफ करने के लिए तारों को खोलते हैं, जोड़ते और लगाते, बंद करते हैं? क्या कुछ करते हैं? नहीं। हमारी कन्वीनियंट के लिए हमें स्विचेस बना कर दिए गए हैं जिससे कि हम उन्हें ईजीली स्विच को ऑन और ऑफ करें और वो फैन और लाइट अपने आप ही ऑन और ऑफ हो जाती हैं। इसके लिए सर्किट बनाया जाता है। अब इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सर्किट्स, ये सारे सर्किट्स में ही प्रेजेंट होता है। अब इसमें एक आपका यही वाला है एक डायग्राम और इसी में स्विच का। यहाँ पर ये आपका एक पूरा सर्किट बना हुआ है। अगर हमने ये स्विच लिया, अगर मैंने स्विच को ऑन किया तो बच्चों ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसको स्विच कहते हैं। देखिए, ये है बल्ब, ये हो गए वायर, ये हो गया सेल, और ये जो पॉइंट बना हुआ है ये हो गया स्विच। स्विच हो गया। अब ये जब हम ऑन करते हैं स्विच को, मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन किया, ये ऑन किया है स्विच को, तो ये सर्किट का जो स्विच है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और जब ये पूरा एक पैनल बन जाएगा तो ये इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जिससे कि ये बल्ब ऑन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं स्विच को ऑफ कर देती हूँ तो स्विच ऑफ होने के बाद ये ऊपर की साइड चला जाएगा जिसकी वजह से ये पाथ ब्रेक हो जाएगा। पाथ ब्रेक होगा तो करंट भी आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा, आगे एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो वो बल्ब भी नहीं ऑन होगा, वो स्विच ऑफ हो जाता है। ओके, अब
इसी में हमारा दे रखा है, अब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं सच एज बल्ब्स, वायर्स, सेल्स एंड स्विचेस। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए हैं सर्किट के? बल्ब, वायर, सेल्स एंड स्विचेस। अब इसी में वी देयरफॉर यूज सिंबल्स। अब अगर हम उसको पहचानेंगे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अब उसके लिए हमें सिंबल्स बताए गए हैं कि कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट को। इसके लिए आपका डायग्राम बुक में ही दे रखा है। सेल के लिए ये सेल का सिंबल होता है, और इसमें ये जो बड़े वाला साइन है ये प्लस का होता है, और ये छोटे वाला नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव का हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये सिंगल सेल की है बात। अब यहाँ पर अगर 3 सेल 2 सेल लग रहे हैं तो क्या होगा? पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव का होता है और इसके पीछे वाला नेगेटिव का होता है। फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर थर्ड का भी फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। वो इस तरीके से करंट फ्लो होता रहता है। स्विच का है, स्विच मैंने अभी आपको डेमो में भी दिखाया था। स्विच का बटन ऑन ऑफ करने के लिए ये साइन बनाया जाता है, जो कि ये रहा। अगर आप ऑन करेंगे स्विच को तो ये इसके साथ मिल जाएगा, लेकिन अगर ऑफ करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ये बल्ब है ही हमारा। नेक्स्ट इसी में आता है shows symbols of the common circuit elements and an electric circuit shown in figure। इस वाले में भी एक दे रखा है किस तरीके का आपका पाथ चलेगा इसमें ड्रॉन। अब यू में प्रॉबेबली, अब इसी में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आपको लर्न करने की है कि अगर आप स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो यानी ये इससे मिल जाएगा, बंद हो जाएगा, तभी वो करंट फ्लो हो पाएगा। लेकिन अगर स्विच को आपने ऑफ कर दिया तो सर्किट ओपन हो जाएगा, जैसे आपकी बुक में पीछे की साइड भी दे रखा है। सर्किट ओपन है, मैं इरेज करके दिखा देती हूँ। ये सर्किट ओपन हो जाता है, तो इसमें उल्टा हो जाता है, ऑन होने पर क्लोज है और ऑफ होने पर ओपन है। ओके, अब आपको सारा क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब हम इसके बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होता क्या है? कंडक्टर्स होता है जिसमें कि हम वायर लगी हुई होती है जिसमें से करंट पास होता है, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर्स होता है जो उस करंट पास होने से रोक देता है, उसे इंसुलेटर्स कहा जाता है। अब हम इसके बारे में रीड करते हैं, जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे हमें और क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा, हमने पीछे वाले फर्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि कैसे कंडक्टर होता है या कैसे करंट पास होता है। वायर के थ्रू होता है, ये हम सब देखते हैं कि जब भी हम अपने घरों में कोई भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, बिजली का कोई भी हम उपकरण यूज़ करते हैं, तो वो उसके अंदर हमें वायर लगानी पड़ती है, तब वो करंट उसमें से पास होता है और तब वो अप्लायंस काम करना शुरू करता है। लेकिन अब अगर इस मेटल वायर को अगर वो टूट जाती है या तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो बल्ब या कोई भी अप्लायंस काम करेगा? नहीं। अब इसी में है व्हेन यू ब्रोक द मेटल वायर कनेक्टिंग द सेल टू द बल्ब द बल्ब स्टॉप ग्लोइंग। तो क्या हो जाएगा? बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ग्लो ही नहीं करेगा। वॉट डज दिस शो? अब इससे क्या शो होता है? दिस शो दैट करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल वायर्स। जितनी भी हमारे घरों में जो भी बिजली का सामान है, जितने भी हमारे पास घरों में या कहीं पर भी इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंसेस होती हैं, सभी में हमें वायर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें वायर में मेटल का वायर डला हुआ होता है, हमें बाहर से वो मेटल का वायर नहीं दिखाई देता। जैसे कि अब हमारे पास ये है, मेरे पास ये है बेटा
जैसे ये एक चार्जर की वायर है, चार्जर की वायर में हमें वायर तो दिख रही है लेकिन अंदर की जो मेटल वायर है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो जो अंदर की मेटल वायर है उसके अंदर ही करंट सारे में फ्लो होता है, बट नॉट थ्रू एयर। तो मेटल वायर में ही करंट फ्लो हो रहा है, ना कि हवा में हो रहा है। हवा से कोई करंट नहीं आता है, ठीक है बच्चों, हवा से कोई करंट नहीं आता है। वी से दैट मेटल इज अ कंडक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, मेटल एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। वेयर इज एयर इज नॉन कंडक्टर और एन इंसुलेटर। जबकि एयर हवा, जो कि हवा में इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, तो वो नॉन कंडक्टर में आ जाता है और एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब एक कंडक्टर होते हैं, क्योंकि सभी से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो सकता है, ओके। और जो वायर नहीं है, सॉरी, जो मेटल्स नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया कोई, तो ये सब क्या होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें कहीं से भी बिजली पास नहीं होती है। बट एक नॉन मेटल प्रोडक्ट है, वो है लेड, जो कि आपकी पेंसिल्स में होता है। ये जो पेंसिल में होता है ये लेड कहा जाता है, और इसके अंदर करंट पास होता है। तो कभी भी अपनी इस पेंसिल की लेड को, इस टिप को कभी भी किसी भी बिजली के सॉकेट में कभी मत डालिएगा, क्योंकि इसके अंदर करंट पास होने की पॉसिबिलिटी होती है, ओके। तो नेक्स्ट लेते हैं, बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इम्पॉर्टेंट इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यही मेरे पास एक लीड है जो मेरे मोबाइल के चार्जर की है, उसमें अब हमारे पास ये हम अपना चार्ज करने के लिए, मैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए इस वायर का यूज़ करती हूँ। लेकिन अब मैं अगर इसको ऐसे टच करूँगी तो मुझे करंट नहीं लगेगा, ओके। आप भी अपने घरों में अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो आपको करंट नहीं लगता जब आप ऐसी वायर को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, क्योंकि इसके वाइट वाले के अंदर, इस पार्ट के अंदर मेटल का वायर जा रहा है जो कि कॉपर का है, और उस करंट से हमें बचाने के लिए ये ऊपर की कवरिंग करी जाती है जो कि रबर की या प्लास्टिक की होती है, जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता। ऐसे ही ये है, यहाँ से सारे में ये कवरिंग कर दी गई है जिससे कि हमें करंट नहीं लगेगा, हम इसको ऐसे पकड़ते भी हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है, क्योंकि मेन इलेक्ट्रिसिटी तो यहीं से और यहाँ से पास होगी, तभी तो वो चार्ज होगा मोबाइल। बाकी जगह पर सबको कवर कर दिया रबर की या प्लास्टिक की कोटिंग से, ओके। अब जैसे whenever we want to make a circuit, हम किसी सर्किट को बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करने के लिए, जैसे कि टू लाइट अ बल्ब, रन अ फैन, वर्क एन अवन एंड रन अ वॉशिंग मशीन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब को हमें काम करने के लिए चलाना पड़ता है, और चलाने के लिए हमें वायर का यूज़ करना पड़ता है जो कि मेटल का है, जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम। वो हमें नहीं दिखाई देता है, इन तारों के अंदर से हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि ऊपर से ये कवर होता है। जब कभी भी ये तार कट जाती हैं, किसी रीज़न से कट जाती है, तो वो हम अंदर वाला पार्ट भी देख सकते हैं। विच आर गुड कंडक्टर्स, ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इनमें से बिजली बहुत अच्छी पास होती है। हाउएवर वी कैन नॉट यूज़ बेयर वायर, लेकिन जबकि हमें नंगे तारों को छूना नहीं चाहिए, जिन पे कवरिंग नहीं होती है, जिनमें से अंदर के मेटल वायर दिखाई दे रहे होते हैं, उन्हें कभी टच नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं लाइफ के लिए। तो बेयर वायर कैरी करंट कैन गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक। जो बेयर वायर होते हैं जिन पे ऊपर कवरिंग नहीं है, वो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, बिजली का झटका दे सकते हैं। देयरफॉर वायर्स
आर ऑलवेज कोटेड विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इसी वजह से क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग करी जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाया था। इनके अंदर वायर होता है मेटल का, और उसको हमारे को अपने आप को करंट से बचाने के लिए इसकी कोटिंग करी गई है। Such as plastics. You would also have noticed that the outer covering of switches, regulators of fan, plugs, sockets etc. भी में ये जितना भी होता है, जितने भी फ़ैन के स्विच है, लाइट के स्विच है, स्विच बोर्ड पे होते हैं, और इसके अलावा रेगुलेटर्स होते हैं जो फ़ैन जिससे आप हल्का और तेज़ कर सकते हैं, सॉकेट्स होते हैं। तो इन सब में भी इंसुलेटिंग मटेरियल की ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक और बेकेलाइट। ये इन सब में करंट पास नहीं होता। दिस सेव्स यू फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। इसकी वजह से बिजली का झटका लगने से हम बच सकते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एट होम इज़ जनरेटेड बाय लार्ज जनरेटर्स। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है वो कहाँ से आती है, वो बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं जो कि अपने शहर से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं भी किसी भी शहर में रह रहे हैं तो उसके जो पावर हाउस होगा वो बहुत दूर अलग होगा, और वहाँ पर बिजली जनरेट करी जाएगी। और फिर इन पिक्चर्स में, आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इसी तरीके का आप अपने घर के बाहर भी देखते होंगे। इस तरीके के बिजली के पोल्स बने हुए होते हैं और इनमें तार जाती है, और इसी की वजह से हमारे घरों में, दुकानों में, हर जगह पर बिजली की सप्लाई होती है। Generate far away from the city, it is brought to our houses using thick wires. यही इसी वजह से हमारे घरों में पहुंचती है। यू शुड नेवर डू एनी एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी अपने घर में किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट बिजली के साथ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, जैसे आप नहाते भी हैं तो या गीले हाथों से कभी भी किसी भी स्विच को ऑफ या ऑन नहीं करना चाहिए या टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर हो सकता है सॉल्ट का हो या फिर कोई एसिड हो, तो जिसकी वजह से वो एक कंडक्टर का काम करेगा और बिजली का झटका लगने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल्स, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में भी सीखा था। द इलेक्ट्रिक सेल दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन टॉर्चेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उन्हें हम ड्राई सेल कहते हैं। जो भी, जैसे आपकी टीवी का रिमोट हो गया, या आपके जिसमें भी एसी का रिमोट हो गया, या और क्या हो गया, टॉर्चेस हो गए, उनमें जो भी हम सेल यूज़ करते हैं वो उन्हें हम ड्राई सेल कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब जो वो सेल होते हैं बच्चों, उसके अंदर केमिकल भरा हुआ होता है, और वो केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है जब हम उसे यूज़ करते हैं। A dry cell, when connected in a closed circuit, uses electric current to flow through the circuit. A dry cell is therefore a source of electrical energy. Most appliances use between 2 to 4, किसी में 2 सेल लगते हैं रिमोट में, किसी में 4 सेल लगते हैं, किसी टॉर्च में भी ऐसे ही होता है, किसी में 2 सेल, किसी में 3, किसी में 4, वो डिपेंड करता है अप्लायंस के ऊपर। ठीक, you have seen that a dry cell has 2 end or terminals. बच्चों, ये ड्राई सेल के बारे में मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया है। अगर आपने किसी ने मिस कर दिया है तो आप उसमें जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, कौन से टर्मिनल होते हैं, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। 2 ends or terminals, the end of the cell that has a small circular metal cap. जो मेटल कैप होता है वो पॉजिटिव साइड होता है, और जो मेटल प्लेट होती है वो नेगेटिव साइड होती है। As you have seen, the cell connected in a circuit causes electric current to flow from the positive to the negative. बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पता होना चाहिए आपको। हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो होता है। ठीक है, तो ये अक्सर 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में
फ्लो किस तरीके से करंट फ्लो होता है, तो पॉजिटिव और से नेगेटिव में फ्लो होता है। द ड्राई सेल कैन सप्लाई करंट इन अ सर्किट फॉर अ सर्टेन टाइम। अब ड्राई सेल में मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर केमिकल भरा हुआ होता है। अब वो केमिकल जब तक यूज़ में आता रहेगा तो वो तब तक काम करेगा। जब वो केमिकल ख़त्म हो जाएगा तो वो एग्जॉस्ट जो हो जाएगा, उसके बाद वो काम करना यानी सेल बेकार हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देगा। तो यही तो घर में बोलते हैं, ये सेल बेकार हो चुकी है, अब इन्हें फेंक दो। तो ड्राई सेल कैन सप्लाई करंट इन अ सर्किट फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ ही टाइम के लिए देता है। आफ्टर दैट इट्स केमिकल आर एग्जॉस्टेड। अब एग्जॉस्ट जब हो जाता है, केमिकल ख़त्म जब हो जाता है तो वो काम नहीं करता। मैनी अदर टाइप्स ऑफ सेल्स आर अवेलेबल। अब ये तो हमें सेल पता है, इसके अलावा और भी तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे कि कार की बैटरी, आपने कभी पापा से भी सुना होगा, मैं बैटरी चेंज करवाने जा रहा हूँ, इसकी बैटरी ख़राब हो गई है। तो क्या है वो कार की बैटरी, यानी कार भी बैटरी से चल रही है, जो कि बड़ी और हैवी होती है। कभी देखा है अपनी कार की बैटरी? पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कार की बैटरी कैसी होती है। इट नॉर्मली हैज़ अ 6 सेल इनसाइड। इसके अंदर 6 सेल्स होते हैं। और ये करंट जिस तरीके से ड्राई सेल काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है, लेकिन इट कैन सप्लाई मोर करंट देन अ ड्राई सेल। वो ड्राई सेल से ज़्यादा काम करता है या करंट सप्लाई करता है। वंस एग्जॉस्टेड, ऐसे ही जैसे ड्राई सेल एग्जॉस्ट हो जाता है, ऐसे ही कार बैटरी भी जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो इसे चार्ज कराना पड़ता है। और चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर का यूज़ करना पड़ता है। एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, और उसे बार बार हम इस तरह से चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। द स्मॉलर सेल यूज्ड इन अ मोबाइल फोन्स कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन में भी स्मॉलर सेल होता है, या हम कह सकते हैं जब हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो हम उसको चार्ज कर लेते हैं और बार बार चार्ज करके हम उसे यूज़ में ले सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ सेल इज़ अ बटन सेल। अब बटन सेल भी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये स्मॉल होता है और जैसे बटन होता है आपकी कोट का, उस तरीके का ही ये उसी साइज़ का सेल होता है। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज रिस्ट वॉचेस। ये बहुत छोटे छोटे से भी होते हैं, बहुत क्यूट क्यूट भी लगते हैं। और ये जो छोटे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपकी वॉच हो गई है, हेयरिंग एड हो गया, या फिर कैलकुलेटर्स हो गए हैं, इन सब में यही वाले सेल यूज़ में आते हैं। Some button cells have to be thrown away after using them once. अब उनमें भी अगर ख़राब हो गए हैं, बेकार हो चुके हैं, तो उन्हें हम कई बार फेंक देते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं। अब बच्चों, सोलर सेल क्या होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल है हमारी पूरे। अब तो इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेन तो हमारे सैटेलाइट में ही यूज़ आता है। अब सोलर पैनल्स भी लगने लगे हैं। लोग हॉस्पिटल्स में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, इवन अब तो अपने घरों में भी सोलर सेल्स का यूज़ करते हैं, सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। तो अब ये क्या है? सोलर सेल इज़ अ सेल दैट डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी से वो सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। मैनी सोलर सेल टुगेदर फॉर्म अ सोलर पैनल। बहुत सारे सोलर सेल्स को जोड़कर उसको एक साथ सोलर पैनल बनाया जा सकता है। You may have seen a calculator that work on solar cell. अब किसी के घर में होगा सोलर कैलकुलेटर भी होगा। जब कैलकुलेटर डिम हो जाता है या वीक पड़ जाता है तो उसे धूप की रोशनी में, सूरज की रोशनी में रख देते हैं तो वापस से वो चार्ज हो जाता है। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ, अब उसके बाद ये कैलकुलेटर वर्क करने लगता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर यूज्ड। बहुत सारे सोलर सेल्स को यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिकल पावर में टू ह्यूमन मेड सैटेलाइट। जो सैटेलाइट हमारी स्पेस में लगी हुई हैं, जिनके थ्रू सारे कनेक्शंस, टीवी आप देख पाते हैं, आप रेडियो सुन पाते हैं, वो भी एक सोलर सेल से ही चलता है। ओके,
सोलर सेल्स इन अ सोलर पैनल गिव्स पावर टू स्ट्रीट लाइट। सोलर सेल्स, अब तो रोड पर भी जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हो गई हैं, रोड की लाइट्स जो लग गई हैं, वो भी सोलर सेल से ही चार्ज होती हैं और उसके बाद वो लाइट ऑन होती है। एंड वाटर पम्प्स इन रिमोट प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे बिजली नहीं होती वहाँ पर वाटर पम्प्स भी सोलर के ही थ्रू यूज़ में लाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपका यहाँ चैप्टर ये वाला फिनिश हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ओके देन, टिल देन, बाय बाय।